करीब 3000 सालों से वायरस से फैलने वाली इस बीमारी का कहर पूरी दुनिया में था। इस बीमारी से मरने वालों की दर 20% से भी ज़्यादा थी और जो इस बीमारी से बचते वो बदसूरती का उदाहरण बनकर रह जाते थे। उनके चेहरे पर निशान बने रह जाते थे। दोस्तों, इस बीमारी से जापान में 1735 ईसा पूर्व में 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई थी। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोपियन देशों में 90% आदिवासी मारे गए। और यही नहीं दोस्तों, 19वीं शताब्दी के आसपास रूस में पैदा होने वाला हर 7वां बच्चा इस बीमारी के कारण मारा जाता था। इसके कारण कई सभ्यताएं पूरी की पूरी खत्म हो गई। और दोस्तों, बीते 100 सालों में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और आज भी इस बीमारी की कोई सही दवा नहीं बन पाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेड प्लेग, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, रेड प्लेग और स्मॉल पॉक्स एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका नाम वेरियोला वायरस है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स ग्रुप से आता है। दोस्तों, वैसे इस ग्रुप के अंदर मंकी पॉक्स और काउपॉक्स के अलावा कई और बीमारियां भी आती हैं। यह वायरस बहुत ही आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। शुरू में इस बीमारी के दौरान कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है तो तेज़ बुखार, थकान, उल्टी आदि की दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस बीमारी की उत्पत्ति पशुपालन की शुरुआत से हुई, क्योंकि इस बीमारी का वायरस जानवरों में पाया जाता था। इसका पहला सबूत 3000 साल पहले मिस्र की ममी में मिला था। इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। यही कारण था कि शुरुआती काल में इसने अपना भयंकर रूप दिखाया था। उस जमाने में लोग इनोक्यूलेशन की प्रोसेस को अपनाने की वजह से बच पाते थे। इस प्रोसेस में इंसान खुद को संक्रमित करता था और उससे निकलने का प्रयास करता था। अगर वह जिंदा बच जाता था तो फिर यह वायरस उस व्यक्ति को दोबारा संक्रमित नहीं कर सकता था। दोस्तों, इंग्लैंड में एक ऐसा गांव भी मौजूद था जहां के लोगों को इस बीमारी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और उनका कहना था कि जो व्यक्ति उस गांव में काउपॉक्स से संक्रमित हो जाता था, जिस वजह से वायरस उसे संक्रमित नहीं कर पाता था। इस गांव की बातों को सुनकर एडवर्ड जेनर इस गांव के दौरे पर जाते हैं और लोगों के द्वारा बताई गई बात सच निकलती है। तभी एडवर्ड जेनर सारा नाम की एक लड़की के ऊपर परीक्षण करते हैं। उसके बाद एडवर्ड जेनर एक लड़के के ऊपर परीक्षण करते हैं। परीक्षण के बाद लड़के के अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसके बाद उस लड़के के प्लाज्मा से दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई जाती है और पहली बार वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब एडवर्ड जेनर अपनी डिस्कवरी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने रखते हैं तो उनकी डिस्कवरी का मजाक बनाया जाता है। उसके बाद एडवर्ड जेनर अपनी एक किताब लिखते हैं जिसमें वह वायरल बीमारियों के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, एडवर्ड जेनर को लगता था कि टाइम के साथ साथ दुनिया उनकी खोज को मानने लगेगी, पर इस बात को मानने में वैज्ञानिकों ने काफ़ी समय लिया। आम लोग तो आज भी उस वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते थे। लोग इस खोज को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। बहुत से लोगों ने तो यह खबर फैलाई कि इस वैक्सीन से इंसान गाय में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो लोग इनोक्यूलेशन का काम करते थे उन्होंने इस खोज को सही बताया और लोगों को अवेयर किया। उसके बाद कुछ यूरोपियन देशों ने इस वैक्सीन को अपने देश के लोगों पर आवश्यक कर दिया। सन 1803 में इंग्लैंड ने सबसे पहली बार इस वैक्सीन का अपने देश के बच्चों पर प्रयोग किया और यही इस बीमारी से लड़ने की शुरुआत थी। भारत में पहली बार वैक्सीन सन 1802 में लाई गई, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी था और अंत में सन 1805 में भारत में इसे इस्तेमाल किया गया। गरीबी के कारण भारत में इस वैक्सीन को एक्सपेंड नहीं किया जा सका, जिसके चलते भारत में सन 1974 में एक बड़ी आबादी रेड प्लेग की चपेट में आ गई। 5 महीने के अंदर अंदर 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और दुनिया भर में 86% केस सिर्फ भारत से ही आ रहे थे। इसके कई कारण थे। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। भारत के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान कई बड़े बड़े कदम उठाए गए, जिनकी वजह से साल 1975 में भारत को पूरी तरह वैक्सीनेटेड कराया गया और साल 1975 में भारत में आखिरी स्मॉल पॉक्स का केस देखने को मिला। इसके बाद WHO ने
साल 1979 में यह डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरी दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स का एंड हो चुका है। वैसे अगर दोस्तों आप साल 1980 के बाद पैदा हुए हो तो आपको यह टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एडवर्ड जेनर के इस छोटे से प्रयास ने एक बड़ी सी बीमारी का नामो निशान मिटा दिया। वैसे दोस्तों, आज भी इस वायरस के 2 सैंपल्स को सेफ करके रखा गया है, जिनमें एक अमेरिका की लैब के अंदर है तो दूसरा रूस की। वैसे दोस्तों, इन सैंपल्स को सिर्फ प्रिवेंशन मेडिसिन को बनाने के लिए रखा गया है। बस डर इस बात का है कि इन सैंपल्स को कोई जेनेटिकली मॉडिफाई करके लीक ना कर दे, जिस कारण से हमें कोरोना की तरह आउटब्रेक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी को सही से समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।